अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लीनियर अलजेब्रा का आज लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर के अंदर हम प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट सम क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे और इसकी एग्जांपल्स को हम देखेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम है कि इफ V इज अ वेक्टर स्पेस, अगर V हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है ओवर एन इनफाइनाइट फील्ड, किसी इनफाइनाइट फील्ड के ऊपर, then it is not possible to write V as a union of a finite number of proper subspaces। अगर वो इनफाइनाइट फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस डिफाइंड है तो फिर आप उस वेक्टर स्पेस को उसकी प्रॉपर सब स्पेसिस के यूनियन के तौर पे आप नहीं लिख सकते। इसमें अब ये जो इनफाइनाइट होना, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि सपोज V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F, ठीक है, और F पर कंडीशन ये है कि F आपके पास एक इनफाइनाइट फील्ड है, ये फाइनाइट नहीं है। अगर वेक्टर स्पेस V एक इनफाइनाइट फील्ड के ऊपर डिफाइंड है और सपोज कर लेते हैं कि W1 और W2 और W3 अप टू सो ऑन Wn, ये हमारे पास इसकी सब स्पेसिस हैं। These all are subspaces of vector space V। अगर ये इसकी सब स्पेसिस हैं तो कभी भी आप V को ऐसे नहीं लिख सकते इन तमाम के यूनियन के तौर पे, W1 यूनियन W2 यूनियन अप टू सो ऑन यूनियन Wn। ये इस तरह से V को हम इनके यूनियन के तौर पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नीचे थ्योरम हमने लिखा हुआ, नोट लिखा हुआ है कि अबव थ्योरम डज नॉट होल्ड इफ फील्ड इज फाइनाइट। ये जो ऊपर थ्योरम नंबर 1 दिया हुआ है ये इनफाइनाइट फील्ड की सूरत में दुरुस्त है, लेकिन अगर फील्ड आपके पास फाइनाइट हो तो फिर ऐसे लाजमी नहीं है। मिसाल के तौर पे हमने F2 लिख लिया, यहाँ पे V को हमने F2 का स्क्वायर ले लिया। F यहाँ पर बेसिकली F2 जो है इसको मैं Z2 के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं। जो Z2 होता है ना उसी को मैं F2 कह रहा हूं, ठीक है, इंटीजर्स अंडर मॉड 2। तो अब इसमें F2 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, F2 में 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक इसमें 0 होता है और एक इसके अंदर 1 होता है, और इन ये जो एलिमेंट्स के ऑपरेशन है ये मॉड 2 के अंडर होता है। तो इस लिहाज से अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट 0 0 0 1 1 0 और 1 1 बन जाता है। अब यहाँ पर मैंने इसकी सब स्पेस W1 डिफाइन की, जिसके अंदर मैंने ये 2 पॉइंट्स ले लिए। W2 भी एक इसकी सब स्पेस मैंने ले ली और W3 भी। इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये तीनों इसकी सब स्पेसिस हैं। अब अगर हम इन तीनों का यूनियन ले लेते हैं तो वो आपके पास V बन जाता है। इसका मतलब है इस वेक्टर स्पेस को इसकी प्रॉपर सब स्पेसिस के यूनियन के तौर पे लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि थ्योरम नंबर 1 जो है वो इनफाइनाइट फील्ड की सूरत में तो दुरुस्त होगा, लेकिन फाइनाइट की फील्ड सूरत में वो दुरुस्त नहीं होगा। जी, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 2 है कि लेट S U एंड W बी सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। तो उस सूरत में ये जो आपके पास रिजल्ट है S इंटरसेक्शन U प्लस S इंटरसेक्शन W, दिस इज सबसेट ऑफ S इंटरसेक्शन U प्लस W, ये इसका सबसेट होगा।
इसके अंदर जो इक्वालिटी है वो लाजमी नहीं होल्ड करे। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी वो भी हम आगे कंडीशन देख लेते हैं, लेकिन जनरली इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। इसके लिए एक एग्जांपल मौजूद है। हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो इक्वालिटी है ये होल्ड नहीं करती। इसके लिए मैं सपोज कर लेता हूं कि मैंने एक सब स्पेस एक्स एक्स ले ली, डायगोनल जिसको बोलते हैं, मतलब वो लाइन जो हमने कल भी डिस्कस की थी आर स्क्वायर के अंदर। आर स्क्वायर के अंदर मैं ये सब स्पेसिस ले रहा हूं। एक तो मैंने ये लाइन चूज कर ली, ये वाली, तो इसमें इस लाइन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो एक तो मैंने इसकी ये सब स्पेस ली, एक मैंने यू ले लिया जो कि बेसिकली एक्स एक्सिस है, और एक मैंने डब्ल्यू ले लिया जो बेसिकली वाई एक्सिस है। तो ये मैंने आर स्क्वायर के अंदर 3 मैंने सब स्पेसिस ली हैं। अब अगर हम एस इंटरसेक्शन यू करते हैं तो एस इंटरसेक्शन यू का मतलब है कि इस लाइन में और एक्स एक्सिस के अंदर कौन सी चीज कॉमन है, सिर्फ जो ओरिजिन होगा वही कॉमन होगा। तो इसका मतलब है एस इंटरसेक्शन यू में आपके पास सिर्फ ओरिजिन आ जाएगा 0 0। इसी तरह एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू का मतलब है इस लाइन का आपने वाई के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो उसमें भी सिर्फ ओरिजिन ही कॉमन आएगा। तो इसमें भी आपके पास ये 0 0 आ गया। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। अब अगर हम राइट हैंड साइड मालूम करते हैं तो u प्लस डब्ल्यू, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर आप सम कर देते हैं तो वो आपके पास पूरी की पूरी आर स्क्वायर स्पेस बन जाएगी। और साथ में इंटरसेक्शन हमने s के साथ लेना है, तो s जो कि आर स्क्वायर का सबसेट है, इसलिए ये इंटरसेक्शन का जवाब जो है वो s आ जाएगा आपके पास। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 0 0 निकला और राइट हैंड साइड में आपके पास s निकला है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये इक्वालिटी जो है वो इसके अंदर होल्ड नहीं करती जनरली। ये इक्वालिटी कब होल्ड करती है ये हम थ्योरम आगे देखते हैं। ये जो लास्ट थ्योरम लिखा है, थ्योरम नंबर ये 7 बनता है। इसके अंदर वो इक्वालिटी की कंडीशन दी हुई है कि एल एम एन आर 3 सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V सच दैट M इज सबसेट ऑफ L। M पर हमने ये कंडीशन लगाई हुई है कि ये L का सबसेट है। अगर हम मान लेते हैं कि M इज सबसेट ऑफ L, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इस इक्वालिटी को, इसको इक्वेशन की सूरत में लिखेंगे। इस सूरत में ये आपके पास उसकी इक्वेशन बन जाएगी। मजीद इसको आप इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि L इंटरसेक्शन M जो है M सबसेट है, तो इसीलिए इस इंटरसेक्शन का जवाब सिर्फ आपके पास M आ जाएगा। तो ये रिजल्ट सिर्फ इस सूरत में होल्ड करता है जब M आपके पास इसका सबसेट हो। अच्छा, ये ऊपर भी कुछ थ्योरम्स लिखे हुए हैं। थ्योरम नंबर 3 है कि S और U ये वेक्टर स्पेस के सब सेट्स हैं। सब स्पेस नहीं है बल्कि सब सेट है। तो उस सूरत में इनका जो सम होगा वो कम्यूटेटिव होगा। मतलब सब सेट्स में जो सम है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसी तरह अगर आप ले लेते हैं S और U और W, ये 3 सबसेट ले लेते हैं किसी वेक्टर स्पेस V में से, तो इनके अंदर ये एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी तरह S अगर आपके पास कोई भी सबसेट है एक वेक्टर स्पेस V का, तो अगर आप S को V में जमा करते हैं या V को S में जमा करते हैं तो ये आपके पास V ही इसका रिजल्ट आएगा। जी, इसी तरह नेक्स्ट है जी S बी अ सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, तो इस सूरत में S प्लस 0 या 0 प्लस S जो होगा S के इक्वल आ जाएगा।
तो अब इसमें आप देखें कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सबसेट्स के अंदर होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो सबसेट्स के अंदर होल्ड करती है। और यहाँ पर V आपके पास एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसको आप किसी भी सेट में जमा करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 0 आपके पास एक ऐसा सेट है जिस सेट में भी जमा करेंगे तो वो सेट आपके पास वही आ जाएगा। जी, ये कुछ रिजल्ट्स थे जो वेक्टर स्पेस की सबसेट्स के अंदर होल्ड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्ट सम। हम सपोज कर लेते हैं कि U और W ये आपके पास 2 सब स्पेसिस हैं किसी भी वेक्टर स्पेस V की, और कंडीशन ये है कि ये दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 वाला एलिमेंट जो एडिटिव आइडेंटिटी है सिर्फ वो इसमें कॉमन आता है दोनों में। मतलब अगर आप इस तरह से कह लें कि ये आपके पास वेक्टर स्पेस V है और इसके आपने 2 सब स्पेसिस ली हैं, ये आपके पास सब स्पेस U है और ये आपके पास W है। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 ही कॉमन होना चाहिए, 0 के अलावा कोई और चीज इनमें कॉमन ना हो। तो फिर ये जो दोनों वेक्टर स्पेसिस का सब स्पेसिस का सम है वो डायरेक्ट सम कहलाएगा। मतलब सम को तो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, तो वो सम ही है, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों के अंदर कोई चीज भी कॉमन नहीं होगी, दोनों सेट डिसजॉइंट होंगे एक्सेप्ट आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब वेक्टर स्पेस होने के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का होना तो जरूरी होता है। तो इनके अंदर इन दोनों सब स्पेसिस के अंदर सिर्फ 0 ही कॉमन हो, इसके अलावा और कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये U और W जो है ये जो सम है U प्लस W ये डायरेक्ट सम है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं नीचे। U आपके पास एक सेट है जो बेसिकली x कोऑर्डिनेट है और सेकंड कोऑर्डिनेट जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब है कि ये बेसिकली U आप x एक्सिस को ले रहे हैं, और W के अंदर आपका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास y एक्सिस है। ये दोनों सब स्पेसिस होती हैं आर स्क्वायर की, हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके। तो अगर हम इनको दोनों को जमा कर देते हैं, इन दोनों को सम करने से ये जो एलिमेंट्स वाइज इनको जमा करेंगे तो ये आपके पास एक्स वाई बन जाएगा। बेसिकली ये आर स्क्वायर का एक सबसेट है, तो U प्लस W जो है ये आर स्क्वायर का एक सबसेट बन जाता है। अब अगर हम आर स्क्वायर में से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं एक्स वाई, इस एक्स वाई को लिखा जा सकता है x0 और प्लस 0y, क्योंकि जमा करने से ये वही ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अब ये इस शक्ल के जो एलिमेंट्स हैं जिनका y कोऑर्डिनेट 0 हो वो U को बिलोंग करते हैं, और जिनका x कोऑर्डिनेट 0 हो वो W को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है कि बेसिकली ये सम जो है दोनों एलिमेंट्स का सम ये U प्लस W को बिलोंग करेगा। तो इट मींस ये जो पॉइंट आपने लिया एक्स वाई ये U प्लस W को बिलोंग कर जाएगा। ये पॉइंट आपने लिया कहां से था, आर में, आर स्क्वायर में से, तो ये बिलोंग कर गया U प्लस W को। इसका मतलब है कि आर स्क्वायर इज सबसेट ऑफ U प्लस W। ऊपर हमने कहा कि U प्लस W इज सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर है। जब भी आपने दो सेट्स को बराबर प्रूफ करना, उसके लिए यही करना पड़ता है कि आप प्रूफ करते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, और फिर आप प्रूफ करते हैं कि B इज सबसेट ऑफ A। अगर ये दोनों बातें होल्ड कर जाती हैं तो फिर आप कह देते हैं जी A इज इक्वल टू B, A सेट जो है वो B सेट के बराबर है। तो यही बात हमने नीचे की है कि हमने ये साबित कर दिया कि आर स्क्वायर जो है वो U प्लस W के सम के बराबर है। अब अगर आप इसको डायरेक्ट सम प्रूफ करना चाहते हैं तो सिर्फ ये साबित करना पड़ेगा कि दोनों सब स्पेसिस के अंदर सिर्फ 0 ही कॉमन है। तो अब आप गौर करें कि U जो है वो आपके पास x एक्सिस है और W जो है ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस और y एक्सिस में सिर्फ आपके पास ओरिजिन ही तो कॉमन होता है, तो इसका मतलब है कि U इंटरसेक्शन W जो है ये आपके पास सिर्फ ओरिजिन के बराबर आएगा। It means that R square is direct sum of U and W.
दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इज डायरेक्ट सम ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो आर स्क्वायर है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों का डायरेक्ट सम होता है। फर्दर कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे डायरेक्ट सम की, कि सपोज कर लें कि लेट वी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, और एक्स आपके पास एक सब स्पेस है जिसके अंदर सिर्फ ऑड फंक्शंस पड़े हुए हैं, और वाई भी आपके पास एक ऐसी सब स्पेस है जिसके अंदर सिर्फ इवन फंक्शंस पड़े हुए हैं। तो ये जो रियल वैल्यूड फंक्शन की वेक्टर स्पेस है ये इन इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस के डायरेक्ट प्रोडक्ट के डायरेक्ट सम के बराबर होती है। मतलब आप इन दोनों का डायरेक्ट सम लेंगे तो वो आपके पास टोटल जो वेक्टर स्पेस है वो बन जाएगी। इसी तरह सपोज कर लें कि U एंड W ये आपके पास सब स्पेसीज है आर क्यूब की। इनको मैंने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि U के अंदर एक सारे ऑर्डर ट्रिपल्स पड़े हुए हैं जिनमें X, Y और Z ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर हैं। तो ये आपको याद होगा कि ये एक लाइन की इक्वेशन है। तो बेसिकली U को आप इस तरह भी लिख सकते थे कि इसके अंदर सारे ऐसे ऑर्डर ट्रिपल्स पड़े हुए हैं जिनके तीनों कोऑर्डिनेट्स आपस में सेम है। तो x कॉमा x कॉमा x लिखकर एंड पे आप ये कह देते हैं कि ये जो x है ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ, तो सेट U को ऐसे भी लिखा जा सकता है। दूसरा सेट हमने यहां पर लिया जिसमें x 0 है। x कोऑर्डिनेट 0 का मतलब है कि ये बेसिकली YZ प्लेन है। ठीक है, W इज YZ प्लेन। तो एक आपने लाइन ली स्ट्रेट लाइन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और ऑक्टेंट और थर्ड ऑक्टेंट को बाइसेक्ट कर रही थी, और एक आपने YZ प्लेन ले लिया। तो ये जो U और W ये दोनों हैं इनका डायरेक्ट सम जो होगा ये R क्यूब के इक्वल होगा। R क्यूब इन दोनों का डायरेक्ट सम होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि U एंड W बी सब स्पेसिस of R cube defined by U is equal to all order pairs whose Z coordinate is 0। Z coordinate का 0 होने का मतलब है कि ये XY प्लेन है। एंड second space is W that is defined as all order triples whose X coordinate is 0। मतलब ये आपके पास है YZ प्लेन, U आपके पास XY प्लेन है और W हमारे पास YZ प्लेन है। तो इस सूरत में इन दोनों का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा वो R क्यूब के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि R क्यूब इज नॉट अ डायरेक्ट सम ऑफ XY प्लेन एंड YZ प्लेन। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल है कि लेट सब स्पेसिस ऑफ R क्यूब डिफाइंड बाय U को आपने इस तरह डिफाइन किया है कि Y कोऑर्डिनेट भी 0 है और Z कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो फिर ये X एक्सिस बन गया। इसको आप लिख लें कि U इज X एक्सिस, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। और एक आपने सब स्पेस ली W, इसके अंदर X 0 है और Z 0 है, मतलब ये आपके पास बेसिकली Y एक्सिस है। W हमारे पास जो स्पेस है सब स्पेस है ये Y एक्सिस है, और V हमने एक सब स्पेस इसकी ली है जिसमें X और Y 0 है, तो ये आपके पास Z एक्सिस है। तो बेसिकली हमने R क्यूब की जो सब स्पेसिस ली हैं X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, और इन तीनों एक्सिस का जो डायरेक्ट सम है वो R क्यूब के इक्वल आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि R क्यूब इज डायरेक्ट सम ऑफ X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। जी फिफ्थ एग्जांपल है कि Q और R का अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये एक वेक्टर स्पेस होता है Q के ऊपर। Q को फील्ड मानते हुए ये वेक्टर स्पेस होगा, बट नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर R। लेकिन R को मानते हुए वेक्टर स्पेस फील्ड मानते हुए ये आपके पास वेक्टर स्पेस नहीं होगा। जी सिक्स्थ एग्जांपल है कि लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस
वी जो है ये वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। u और w हम इसकी सब स्पेसिस लेते हैं। u जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है और w जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो ओवरऑल सब स्पेस के बराबर होगा। सेवंथ एग्जांपल है कि लेट V be a vector space of square matrices of order n by n. Let U and W be the subspaces of upper triangular and lower triangular matrices. तो अपर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस का डायरेक्ट सम लेंगे तो वो V वेक्टर स्पेस के बराबर नहीं होता। इसी तरह एट्थ एग्जांपल है कि U और W हमने सब स्पेसिस लिए R क्यूब की। U को हमने डिफाइन किया एक्स वाई प्लेन के तौर पे और W को हमने डिफाइन किया Z एक्सिस के तौर पे। तो इन दोनों का जब हम डायरेक्ट सम लेते हैं तो वो R क्यूब के इक्वल आ जाता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी डायरेक्ट सम की। तो फिलहाल हमारा आज का लेक्चर जो है वो इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियरली डिपेंडेंट सेट, इंडिपेंडेंट सेट्स, और वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।